Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss about H.C. Verma chapter 6 friction question number 15। बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, फ्रिक्शंस के बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के है और ख़ासकर जब आप चलते हैं तो वहाँ फ्रिक्शंस का क्या रेलिवेंस होता है उसको समझाने की कोशिश इस सवाल में की गई है। So let's start with the questions statement, and the statement as you can see here is the friction, क्या है कि the friction coefficient between an athlete's shoes and the ground is 0.90। एथलीट का जो शूज़ है और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो क्या है 0.90 है। सपोज A superman wear these shoes and races for 50 मीटर, ठीक है। अब उस शूज़ को एक ऑर्डिनरी एथलीट ना पहन करके सुपरमैन पहनता है और 50 मीटर की रेस लगाता है, ठीक है। तो चूंकि सुपरमैन उस शूज़ को पहना है तो उसमें साफ मेंशन है प्रॉब्लम में कि देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट ए हाई स्पीड, मतलब वो अपनी वेलोसिटी को जिस रेट से चाहे वो बढ़ा सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं है सुपरमैन के दौड़ने की जो है सो। तो सवाल कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम टाइम that he will have to take in completing the 50 meter starting from the rest। तो बताइए कि रेस्ट से 50 मीटर की दौड़ लगाने में सुपरमैन को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि सुपरमैन को मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल सा जो काइनेमेटिक्स का पहले कंसेप्ट देखिए, आपको क्या लगाना है, S इज इक्वल टू, आपको लगाना है यहाँ से S इज इक्वल टू क्या चीज़, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यही काइनेमेटिक्स का ये जो इक्वेशन है ये आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, लगाने हैं। अब इस इक्वेशंस के लिए आपको मेंशन क्या क्या है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी जब सुपरमैन स्टार्ट करता है तो वो 0 है, ये आपको मेंशन प्रॉब्लम में कर दिया गया है, ठीक है। दिस फैक्ट इज ऑलरेडी मेंशनड, ठीक है। और S की वैल्यू जो है मतलब 50 मीटर दे रखी है, ठीक है, 50 मीटर दे रखी है। एक्सेलरेशन A का अभी पता नहीं है कि किस एक्सेलरेशन से ये सुपरमैन आगे की ओर दौड़ेगा, इसमें एक्सेलरेशन अभी मालूम नहीं है। तो आप इस सिंपल इक्वेशंस का, काइनेमेटिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हो कि टाइम t की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यू कैन इजिली फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम t इफ यू नो द एक्सेलरेशन एट विच द सुपरमैन मूव्स इन द रेस ऑफ 50 मीटर। तो अब वो एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें यहाँ समझना है। तो देखिए सुपरमैन जब दौड़ेगा तो उस पर फोर्सेस क्या क्या पिक्चर में होंगे उसको हम लोग समझते हैं। ये फोर्सेस देखिए यहाँ, एक तो वेट mg जो है नीचे की ओर mg वेट एक्ट करेगा, सुपरमैन को भी जो है सो उसका भी वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा। और साथ में क्या होगा कि इसका पाँव जब वो प्रेस करेगा ज़मीन को तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है एक्चुअली में दोनों पाँव पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसका रिजल्टेंट वैल्यू है। ऐसा नहीं कि सिंगल पाँव की वैल्यू में दिखा रहा हूँ, दिस इज द रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स दैट विल गोइंग टू बैलेंस इट्स वेट एंड दिस इज द रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स। दोनों पाँव पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा वो इधर की ओर है। अब कहीं ना कहीं देखिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में लगने वाला फोर्स तो केवल ये रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो एक्सेलरेशन इस सुपरमैन को मिल रहा होगा वो कहाँ से मिल रहा होगा, तो इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसको ये एक्सेलरेशंस मिल रहा है, ठीक है। अब कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो कर रखा है जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मूविंग विद द स्मॉलर स्टेप्स व्हाइल यू वॉक ऑन आइस, ठीक है। वहाँ बेसिक चलने के कंसेप्ट को भी समझाया गया है और फ्रिक्शंस के रेलिवेंस को भी बताया गया है। आई होप कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन डिस्क्रिप्शंस में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट
ओके, इट इज़ अ वेरी नाइस वीडियो। और उसका एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ डिस्कस भी करना चाहूँगा कि आखिर ये जो फ्रिक्शन यहाँ मैं शो कर रहा हूँ फॉरवर्ड इसी डायरेक्शन में टुवार्ड्स लेफ्ट, ये एक्चुअली में क्यों आया पिक्चर में जो है सो। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वाइल एक्सेलरेटिंग। ये आदमी जब इधर की ओर चल रहा था, ठीक है, मतलब इधर की ओर एक्सेलरेट हो रहा था, तो इसके पास एक्चुअली में ये कर क्या रहा है अपने पाँव से। देखिए ये जो पीछे वाला पाँव है, ठीक है, एक्चुअली वो इस पाँव से क्या कर रहा है, तो ज़मीन को प्रेस कर रहा है, ठीक है। ही इज प्रेसिंग द फ्लोर विथ हिज लेग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इससे उसको क्या कर रहा है, वो प्रेस कर रहा है। तो ज़मीन भी उस पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई करती है। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, अप्लाइडेड बाय, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइडेड बाय द लेग, रियर लेग, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोर। सिमिलरली क्या हो रहा है कि इस पाँव से भी जो है तो वो क्या करता है, तो ये ज़मीन को प्रेस करता है नीचे की ओर, ठीक है, इधर की ओर। और उसके रिएक्शंस में क्या करता है, ज़मीन उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है और उसका रिएक्शन क्या होगा, इधर की ओर, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम ग्राउंड है, फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। सिमिलरली ये जो रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे लोग मतलब चलते हैं, उनको पता है कि जब वो चलते हैं तो अपने पिछले पाँव से किस डायरेक्शंस में ज़मीन को प्रेस करते हैं और अगले पाँव से किस डायरेक्शन में ज़मीन को प्रेस करते हैं। तो उसका आपको कॉन्टैक्ट फोर्स दिख रहा है जो ज़मीन आप पे अप्लाई करता है। तो जब आप इस कॉन्टैक्ट फोर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ने की कोशिश करोगे तो देखो एक कंपोनेंट तो इसका हॉरिजॉन्टल टूटेगा, फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट जो है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे टूटेगा। सिमिलरली यहाँ इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर टूटेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में इधर की ओर टूटेगा। सपोज करो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा, इस पीछे वाले पैर पे N1 लगा, इधर N2 लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो N1, ये जो फोर्सेस हैं N1 प्लस N2, ये जो N1 है और प्लस N2, ये दोनों मिलकर के तो mg जो है आपका वेट को बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। सो द वर्टिकल कंपोनेंट आर बैलेंसिंग द वेट। क्या हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट आर बैलेंसिंग द वेट, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स मान लो इस लेग पे जो लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F1, ओके, और दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F2, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट फोर्स जो होगा मतलब F1 माइनस F2 कर लो, एंड दिस इज क्या दे रहा है, ये एक्चुअली में क्या होगा, इसको एक्सेलरेशन जो A दे रहा है वो इस डायरेक्शन होता है। मान लो मास है तो m इंटू ए, इट इज प्रोवाइडिंग द फॉरवर्ड एक्सेलरेशन। सो अल्टीमेटली क्या हो गया कि रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स जो F है, इसका जो रिजल्टेंट लोगे मान लो F, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। सो अल्टीमेटली ये फिगर आउट हुआ कि द फ्रिक्शन अप्लाइडेड फ्रॉम द सरफेस to your leg is actually providing you acceleration in the forward directions, ठीक है। तो यही फ्रिक्शन है जो आपको रिजल्टेंट फ्रिक्शन है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है और आपको क्या कर रहा है, तो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने बैक स्लाइड पे। तो हमने देखा क्या चीज़ कि जो आपका एक्सेलरेशन है, जो आपको फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन दे रहा है, और ये जो फ्रिक्शन है कहीं ना कहीं ये जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन किस नेचर का है, स्टैटिक नेचर का। दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है और उसका वैल्यू जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो Fs की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो 0 से लेकर के लेसर इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है।
म्यू टाइम्स ऑफ एन, ये क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हो गई फ्रिक्शन की जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन की। इससे जैसे ही मान लो कि मतलब इस आप ज़्यादा तेज़ी से चलोगे और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है इस वैल्यू से जैसे ही ज़्यादा होगा तो आप स्लिप कर जाओगे, आप नीचे गिर जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको सुपरमैन को भी रखना होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है कि ये सुपरमैन जो है सो अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशंस को ले सकता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को लेने के लिए सुपरमैन मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स, ठीक है, मैक्स वो क्या हो जाएगा, तो म्यू टाइम्स ऑफ एन, ठीक है। और आपको एक चीज़ तो पता है कि जो ये जो n है एक्चुअली में ये वेट को बैलेंस कर रहा है, तो n इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। यू एक्चुअली नो दिस दैट n इज इक्वल टू एम जी, वर्टिकल फोर्सेस एक बैलेंस कर रहे हैं, ये आपको पता है। तो ये चीज़ जब आप इस इक्वेशंस में डालोगे तो क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा यहाँ से कि एफ एस मैक्स, ठीक है, एफ एस मैक्स मतलब म्यू एफ एस यहाँ से मैक्स एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ यहाँ पे कैपिटल M और इंटू यहाँ पे G एंड दिस इज, जब आपको ये आ गया अब बताओ क्या चीज़ कि यही फ्रिक्शन फोर्स जो है तो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि मास ऑफ द मैन M इंटू एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू म्यू M इंटू यहाँ पे G। तो M से M काट दो तो कहीं ना कहीं जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो म्यू टाइम्स ऑफ G निकल के आती है। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्या है ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन। इससे ज़्यादा अगर एक्सेलरेट होगा तो वो स्लिप कर जाएगा, क्योंकि शूज़ जो एथलीट का शूज़ जो है और उसके और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.90 है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो कांस्टेंट है, जैसे ही वो जो है इससे ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। हाँ, अगर आप उसको दूसरे ढंग का शूज़ ले आए तो अलग बात है, या फिर तो उस समय गिरने के चांसेस दूसरे हैं। लेकिन यहाँ म्यू टाइम्स ऑफ जी जो है तो म्यू की वैल्यू तो केवल क्या हो रहा है कि यहाँ जो डिपेंडेंट है इस पे एथलीट का शूज़ जो है, शूज़ बदलो, शूज़ के नेचर को बदलोगे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी आपका बदलेगा। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया म्यू टाइम्स ऑफ जी। इसकी जब वैल्यू को आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये म्यू की वैल्यू है 0.9 और जी की वैल्यू है 10, तो ये कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ही तो आपको पता करना था, एक्सेलरेशन आपने पता कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है दैट 50 मीटर दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू इसकी क्या थी, यू इसकी 0 थी, तो 50 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 हो गई हाफ। एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन 9 हो गया इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9, तो यहाँ से टी एंड टी इज इक्वल टू 10 बट्टे यहाँ पे 3, और ये जो है तो क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीटिंग द 50 मीटर रेस, ठीक है। तो ये हो गया आपको मिनिमम टाइम, ठीक है, इतना समय लगेगा ही लगेगा उसको 50 मीटर के रेस को कंप्लीट करने में। तो समझ में आ गई बात। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे कि सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट 50 मीटर, मतलब इतना समय उसने लिया और 50 मीटर का रेस वो कंप्लीट किया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम ही विल टेक टू स्टॉप, तो उसको स्टॉप होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, मतलब उसको रुकने में फिर कितना समय लगेगा। तो देखो जब वो 50 मीटर का रेस पूरा कर लेगा तो वो कहाँ होगा, मान लो ये जो है सो अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच गया और 50 मीटर का रेस उसने पूरा कर लिया। अब जब इसने 50 मीटर के रेस को अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से पूरा किया तो इस समय इसकी एक वेलोसिटी होगी v, ठीक है। और अब क्या होगा कि इसको रुकना है तो इसको क्या होगा, डी एक्सेलरेट होना होगा, मतलब कहीं ना कहीं जो है सो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शंस में लगेगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स है वो एक्चुअली में कहीं बाहर से पिक्चर में नहीं आएगा, उसको अपने पाँव को एडजस्ट करने होंगे ताकि रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। He has to adjust his legs and the force applied by the leg on the ground so that the resultant friction force will act in the backward direction, that is मतलब in opposite directions of their motions जो है सो, तो वो ऐसे जो है सो फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो ऐसे केसेस के लिए क्या होगा कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हाइल स्लोइंग डाउन आपका क्या है,
इधर की ओर होगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर कैसे होगा, तो इसको भी समझना है तो सिंपली समझिए यहाँ से कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वाइल डी एक्सिलरेटिंग। तो जब इसको डी एक्सिलरेट होना होगा तो यह क्या होगा कि जो नॉर्मल जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो क्या होगा आपको कि इस पैर से जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, इधर की ओर ज़्यादा होगा, और इस पैर पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की ओर कम होगा। तो जैसे F1 है और ये मान लो F2 है, तो ये बेसिकली F2 माइनस F1 हो जाएगा, और इसी केस में जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इधर की ओर ऐड करेगा। कब? जब उसका डी एक्सिलरेशन होगा। मतलब क्या चीज़, जब उसको क्या होगा, स्पीड जो है, स्पीड जब आपको स्लो करना होगा तो आप अपने पाँव से फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे मैनिपुलेट करते हो, तभी जाकर के आपका स्पीड स्लो होता है। तो इसीलिए इस सवाल में कह रहा था कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हाइल स्लोइंग डाउन इस तरह का होगा। अब चूंकि ये फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक हुआ तो आप नीचे गिरे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की जो F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम जो पहले केस में था, म्यू टाइम्स ऑफ n। और आपको पता है कि जो वेट mg जो है तो यहाँ नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n ऊपर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू म्यू कैपिटल M इंटू जी। तो डी एक्सेलरेशन जब आप लिखोगे यहाँ से मास इंटू a एंड दिस इज इक्वल टू म्यू mg। अगर आप इधर लग रहा तो निगेटिव ले लो इसको, तो यहाँ से m कट गया, तो बेसिकली जो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ g, दिस इज द सेम जैसा पहले केस में था वही इस केस में, केवल ये साइन चेंज हो गया जो है सो। तो उसको क्या होगा कि फिर नेक्स्ट 50 मीटर, मतलब कहने का मतलब है कि तब उसको स्टॉप होने में, जो सवाल आपका पूछा जा रहा है एक्चुअली, उसको स्टॉप होने में तब कितना समय लगेगा, सेम टाइम, ही विल टेक द सेम टाइम, ही विल टेक सेम टाइम in stopping, he will take the same time in stopping as the deceleration, as the acceleration, देखिए as acceleration is same as previous case, ठीक है, जो प्रीवियस केस में एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन है, केवल डायरेक्शन चेंज हो गया। तो उसको क्या होगा कि फिर आगे जाकर के रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ टाइम लग गया 10/3 सेकेंड का, तो यहाँ भी जो मिनिमम टाइम लगेगा वो 10/3 सेकेंड का ही लगेगा। सो यही एक सवाल था। थैंक यू वेरी मच।